मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और एक बात और कि क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा था उसके वीडियोस भी अब आपको मिलने चालू हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, उसके बाद सीक्वेंस जो है वो टूट गया था, फिर मैं अरेंज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको वीडियोज़ जो है वो डेली मिल जाएँ। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का मैं स्टार्ट किया था और मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो है, जिसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर और जितने भी रूल वगैरह हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सभी चीज़ें जो है वो मैं कंप्लीट कर दूँ। मतलब ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए और उसमें 11 और 12 दोनों के जो मतलब कंटेंट हैं, 11-12 दोनों का ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो दोनों मैं कंप्लीट करूंगा ताकि आपका बेसिक रूल भी कंप्लीट हो जाए। नेम रिएक्शंस की अलग से सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे पोर्शन को टच किया जाए। तो आज मैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, वीडियोस आपको अल्टरनेट मिलेंगे, एक दिन आपको क्लास 12th का मिलेगा और दूसरे दिन आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। और एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ये माना जाता है कि केमिस्ट्री का सबसे टफ पोर्शन है। ठीक है, आप नेट में भी सर्च कर लीजिए कि कौन सा पोर्शन केमिस्ट्री का टफ होता है, तो 75-80% लोग ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो टफ पोर्शन होता है। मैं भी मानता हूँ कि ये टफ पोर्शन होता है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि जो बेसिक रूल्स होते हैं, है ना, वो हमको पता नहीं होते, इसकी वजह से ये टफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हूँ कि आप रूल्स जो हैं वो अच्छे से समझ सकें और आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा टफ ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 200 ईयर पहले ही इसका स्टडी जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो जब स्टार्ट किया गया तो इनिशियली ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री ऑफ दोज कंपाउंड्स derived from ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये उस कंपाउंड का स्टडी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स का स्टडी है जो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाने वाले में जैसे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, HCOOH। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, हमको आंट से मिल जाता है। ठीक है, आंट मतलब चींटी से मिल जाता है, फॉर्मिका नाम है उसका, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग वो दतैया वगैरह होता है वहाँ से देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम दही का बात करें तो दही से लैक्टिक एसिड मिल जाता है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आपके इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सभी का स्टडी करना क्या कहलाता था, इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। बट क्या हुआ, 1828, ये ईयर आप याद रखेंगे, 1828। ठीक है, 1828 इस ईयर में क्या हुआ था, 1828 में एक वोलर करके साइंटिस्ट थे। ठीक है, वोलर करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंथेसिस कर लिया और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था यूरिया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नॉर्मल कॉम्पिटिटिव, नीट वगैरह में तो नहीं पूछेगा, लेकिन नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा था, तो यूरिया था। इन्होंने इसको अमोनियम साइनेट से क्या किया था, सिंथेसिस किया था। अमोनियम साइनेट को इन्होंने, ये हो गया अमोनियम साइनेट NH4CNO। ठीक है, ये अमोनियम साइनेट हो गया। अब इसको इन्होंने क्या किया था, इसको इन्होंने किया हीट। ठीक है, क्या किया, हीट किया, तो इससे बना ठीक है, डायमीन कार्बोनिल कंपाउंड।
ठीक है, अमोनियम एमाइड इसको बोला जाएगा, ठीक है, डायमीन कार्बोनिल कंपाउंड है जिसको बोला जाता है यूरिया। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट को हीट करके वोलर करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1828 में यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, और ये जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, इसको प्लांट ऑर्गेनिज्म से डिराइव नहीं किया गया है, इसको मिनरल से बनाया गया है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट किया तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया यूरिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर जो डेफिनेशन, इनिशियल डेफिनेशन जो था, इनिशियल डेफिनेशन क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? इनिशियल डेफिनेशन था कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता दिया है ना। तो अब वो डेफिनेशन तो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूरिया सिंथेसिस किया गया है, ऐसा नहीं है कि यूरिया ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, यूरिया ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में बना लिया गया। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज लाया गया। डेफिनेशन में चेंज ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को ये कहा जाने लगा, देखिए यहाँ पे कार्बन हमको दिख रहा है और जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे लाए गए थे, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, इथाइल अल्कोहल हो गया, इन सभी में कार्बन जो है वो कंपलसरी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन का स्टडी किया जाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। ठीक है, तो लेकिन कार्बन कंटेनिंग बोला जाता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और जितने भी बाइकार्बोनेट आते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की कैटेगरी में जितने भी कंपाउंड आते हैं, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, ये सभी इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहेगा। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहेगा, तब जाके हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब यहाँ पे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंस है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मैं आपको बताया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। एक एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, ये जो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, बट स्टिल दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और कार्बन टेट्रा आयोडाइड CI4। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बिना हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन जनरली अगर हम बोलें तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमको हाइड्रोकार्बन समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं हाइड्रोकार्बन से ही जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सभी जो हैं वो डिराइव होते हैं।
ठीक है, सभी जो है वो डिराइव होते हैं। तो आपको हाइड्रोकार्बन पहले समझना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन हम देखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है। पहला है एलिफैटिक और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो एलिफैटिक को आप समझिए कि ये वो हाइड्रोकार्बन है जो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन दैट डिसॉल्व इन फैट। ठीक है, तो डिसॉल्व इन फैट। ठीक है, एलिफैटिक वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। एरोमेटिक वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो फैट में डिसॉल्व तो नहीं होते, बट इनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे इनके पास एक स्पेसिफिक एरोमा, मतलब स्पेसिफिक एरोमा होता है, इनके पास एरोमा होता है। एरोमा मतलब होता है स्मेल, एक स्पेसिफिक स्मेल होगा। ठीक है, सभी कंपाउंड्स में अलग अलग होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितने भी स्मेल प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, जितने स्मेल प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, जैसे आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो से भी स्मेल आता है ना, एक खुशबू आती है। तो क्या वो वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है? तो नहीं, वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, वहाँ पे तो एस्टर है। ठीक है, एस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है। तो क्या एरोमेटिक के लिए सिर्फ स्मेल वाला डेफिनेशन जो है वो सफिशिएंट होगा? तो नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमा होती है, लेकिन सभी एरोमेटिक मतलब क्या बोलना चाहिए, सभी जो कंपाउंड जिनमें स्मेल होता है वो एरोमेटिक नहीं होते। वे कंपाउंड ही एरोमेटिक होते हैं जो हकल के रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स का रूल जो है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। कंपाउंड्स दैट फॉलो हकल्स रूल। ठीक है, कंपाउंड दैट फॉलो हकल्स रूल, हकल्स रूल, ठीक है, आर एरोमेटिक, आर एरोमेटिक। ठीक है, कंपाउंड्स दैट फॉलो हकल्स रूल आर एरोमेटिक। ठीक है, अभी एरोमेटिक को साइड में रख देते हैं, हम एलिफैटिक को समझते हैं, क्योंकि मेनली हमको एलिफैटिक के बारे में ही पढ़ना है। एरोमेटिक बहुत कम है, दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये रूल अगर आप जान डालते हैं तो बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है और बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो एरोमेटिक को फिलहाल अभी साइड में रख देते हैं और हम बात करते हैं एलिफैटिक के बारे में। आपको एलिफैटिक समझ में आ गया होगा। एलिफैटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व द फैट दैट आर नोन एज द एलिफैटिक। ठीक है, और एरोमेटिक जो होते हैं जो हकल्स के रूल को फॉलो करते हैं, हकल्स रूल जो फॉलो किया करते हैं वही क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। और इनमें स्पेसिफिक स्मेल होता है, एरोमा होती है। ठीक है, चलिए अब एलिफैटिक के बारे में बात करते हैं हम लोग कि एलिफैटिक क्या होते हैं। ये एलिफैटिक के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस टाइप के होते हैं एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक भी 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं सीरीज वाले। ठीक है, सीरीज वाले, सीरीज कंपाउंड। ठीक है, मैं सीरीज में लिख देता हूँ, आप बुक का टर्म यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, जो सीरीज बनाते हैं या चैन बनाते हैं, चैन फॉर्मिंग कंपाउंड लिखते हैं ना, चैन कंपाउंड, चैन। और दूसरा होता है साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो चैन कंपाउंड है ना, जो कार्बन चैन, लॉन्ग चैन बनाते हैं उस टाइप के, और दूसरे जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, जो साइकिल बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा CH2, ये साइक्लोप्रोपेन, इस टाइप का कंपाउंड ये लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोपीन ऐसा करके होता है। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चैन कंपाउंड में जैसे आपका मान लीजिए कि ये लॉन्ग चैन बनाएगा, CH3, CH2, CH2 ऐसा, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, सॉरी, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, है ना। ये नॉर्मल प्रोपेन है, साइक्लो तो है नहीं, क्योंकि एक चैन बनाया है और ये साइकिल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो एलिफैटिक जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हो सकते हैं। तो चैन फॉर्मिंग कंपाउंड और दूसरा जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स, जो साइकिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स भी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कैटेगरी में
से ही वो डिराइव किए जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिसिटी ये होती है कि वो हकल्स के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एलिफैटिक को फिर से देखते हैं कि चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है दैट आर बेसिकली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड्स जो चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में आपको बताया, उसके अलावा है ना जो मेन बेसिक डिवीजन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से कैटेगरी हैं देखते हैं। एल्केन होता है, ठीक है, एल्कीन होता है, और तीसरा होता है एल्काइन। देखिए यहाँ पे आपको एल के तो सब में कॉमन है, यहाँ पे देखिए ये ANE जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ENE जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे YNE जुड़ा हुआ है। ये आपको मेनली समझना है, ANE, ENE और YNE। ठीक है, और एल के तो सभी में कॉमन है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि दे बेसिकली 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक और होता है, मैं उसको आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिकली ये 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या जनरल फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब देखिए n यहाँ पे 1 2 3 रख सकते हैं ना, n = 1 2 3 4 5 6 जो भी आप रखते चलिए। ठीक है, इनके नॉमेनक्लेचर के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको अभी देखते हैं, नॉमेनक्लेचर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए C का वैल्यू अगर हम n का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो C 1 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा 2 × 1 + 2, तो 2 + 2 = 4, तो CH4 हो जाएगा। तो ये सबसे नॉर्मल मतलब सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इससे सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए C का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो C2, और H कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर C का वैल्यू अगर हम 3 रखें तो H का वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। C का वैल्यू अगर हम 4 रखें तो H का वैल्यू कितना होगा 10 हो जाएगा। C का वैल्यू अगर हम 5 रखें तो H का वैल्यू कितना होगा 12। C का वैल्यू अगर हम मतलब N का वैल्यू रखते जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 जो दिख रहा है वो N का वैल्यू है, तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए चलिए इनको भी देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर C का वैल्यू n रखें तो H का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कंपाउंड तो होता नहीं है, हमको 2 से इसको रिप्रेजेंट मतलब लेना पड़ेगा। तो C यहाँ पे एल्किन में n का वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4। यहाँ पे भी n का वैल्यू जो है वो आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो C का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, C का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखें तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2n = 2 × 3 = 6 हो जाएगा। देखिए अब C का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखें मतलब n का वैल्यू 4 रखें तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। C 5 रखें तो H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। C 6 रखें तो H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला में रखना है बस, n का वैल्यू आपको रखते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करना है, तो C के लिए 2 पहले रखना पड़ेगा। n का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख दिए है ना, तो क्या हो जाएगा 2n - 2 है तो 2 × 2 - 2 = कितना हो जाएगा 4 - 2 = 2 हो जाएगा। तो C2H2 हो जाएगा। अगर 3 रखें तो H4 हो जाएगा। अगर 4 रखें तो H6 हो जाएगा। अगर 5 रखें तो H8 हो जाएगा। अगर C का वैल्यू 6 रखें तो H जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इनका जो भी नेम है, अभी नेम के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सीरीज़ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जितने हैं इन सभी को हम CnH2n+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जितने हैं इन सभी को हम CnH2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जितने हैं उनको CnH2n-2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जनरल फार्मूला एक हो गया। इसके अलावा देखिए CH4 और C2H6 में कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमको CH2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप CH4 में अगर CH2 ऐड करेंगे तो C2H6 मिलेगा, C2H6 में अगर CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 का डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसमें CH2 का डिफरेंस है, देख लीजिए CH4 अगर हम CH2 जोड़ें तो C2H6 हो जाएगा, C2H6 में CH2 जोड़ें तो C3H8 हो जाएगा, C3H8 में अगर CH2 ऐड करें तो ये C4H10 हो जाएगा। ठीक है, तो CH2 का डिफरेंस है सक्सेसिव मेंबर में, है ना। आप यहाँ आप CH4 में CH3 का आप, ठीक है समझ में आ रहा है, मतलब CH4 और C3H8 में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे CH2 का थोड़ी ना डिफरेंस है, यहाँ पे नहीं है, सक्सेसिव मेंबर भी नहीं है ना ये, तो यहाँ पे बीच में एक और मेंबर आएगा ना C2H6, ठीक है ये 4 है। ठीक है, तो इसको समझना है आपको कि सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं, सक्सेसिव मेंबर्स मतलब नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला, तो सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस यहाँ पे है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स में क्या है, CH2 का डिफरेंस है, और इसको हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी देखिए अगर C2H4 में हम CH2 जोड़ देंगे, ठीक है CH2 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा हमको मिलेगा C3H6, C3H6 में अगर CH2 जोड़ देंगे C4H8 मिलेगा हमको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी जितने मेंबर्स हैं ना उन सब में CH2 का डिफरेंस है। आप देख लीजिए C2H4 में अगर CH2 जोड़ेंगे तो C3H6 मिलेगा। भाई CH2 जोड़ना है ना यहाँ पे, CH2 तो C3 हो गया और H6 हो गया। अब यहाँ पे CH2 जोड़ें तो C4 हो जाएगा और H8 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे भी सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है, और इनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए है ना, एल्काइन में भी अगर हम C2H2 में CH2 जोड़ दें क्या मिलेगा हमको, C3H4 ही मिलेगा। ठीक है, C यहाँ पे 2 है तो H1 C ऐड करेंगे तो C3 हो जाएगा, H यहाँ पे 2 है तो 2 ऐड करेंगे H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी जितने सक्सेसिव मेंबर हैं इनमें सब में क्या है, CH2 का डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई सीरीज बनता है जहाँ पे पूरे सीरीज के कंपाउंड्स को एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जिनके सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज द होमोलॉगस सीरीज। तो ये डायरेक्ट मतलब 11-12 में क्वेश्चन 11 में पूछा जाता है क्वेश्चन कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल जनरल फार्मूला, और जहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक ही जनरल फार्मूला से जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, और जिनके सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। तो ठीक है, आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे, होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई single general formula and there is difference of CH2 in the successive members। successive members के बीच में क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो that is known as the homologous series। आई होप आपको समझ में आया होगा होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का होमोलॉगस सीरीज है। एक और हाइड्रोकार्बन में एक और होता है होमोलॉगस सीरीज, वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज नोन एज द एल्किल। ठीक है, उसको बोला जाता है एल्काइल, और उसी से हमको कंपाउंड्स बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एल्काइल के लिए क्या होगा, अभी हमने देखा एल्केन है ना, एल्केन देखा CnH2n+2 ये एल्केन था। अगर यहाँ से इस हाइड्रोजन से एक माइनस कर दिया जाए, -1 कर दिया जाए, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CnH
2n+1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्काइल। देखिए यहाँ पे YNE है, यहाँ पे YL है, आ रहा है समझ में? तो ये डिफरेंस है। अगर CnH2n+1 है तो वो एल्काइल है और CnH2n-2 है तो एल्काइन है। ठीक है, YNE है और YL है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर C का वैल्यू, N का वैल्यू मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो C1 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, अगर 2 रखें तो 2 × 2 + 1 = 5 हो जाएगा। 3 रखें तो 2 × 3 + 1 = H7 हो जाएगा। 4 रखें तो 2 × 4 + 1 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा होमोलॉगस सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोलॉगस सीरीज़ हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के होमोलॉगस सीरीज़ का फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, आप उनको याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया हमारा एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में कि इनके कितने होमोलॉगस सीरीज़ हो सकते हैं। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के होमोलॉगस सीरीज़ बता देता हूँ। जैसे एल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज़ क्या होगा। ठीक है, एल्कोहल के लिए होमोलॉगस सीरीज़ कैसे बनेगा, एल्डिहाइड के लिए कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, CnH2n+2 और O अगर हम ये लें तो ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज़ है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका एल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज़। देखिए C का वैल्यू N का वैल्यू रखते हैं 1 तो C हो जाएगा 1। H कितना हो जाएगा, H होगा 2n+2 तो H4 होगा, लेकिन इस H4 को हम ऐसा लिखेंगे CH3 और OH। देख लीजिए यहाँ पे इसका अगर हम N का वैल्यू रखें क्या होगा, CH4O होगा। CH4O को इस तरीके से लिख दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कोहल। आ रहा है समझ में? ठीक है, या फिर इसी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए CnH2n+1OH, ऐसा कर लीजिए। बात एक ही है ना, लेकिन आपको दिया जाएगा इस तरीके से, इसलिए मैं इसको बताया। ठीक है, और ये जो है हमारा एल्कोहल है। तो अगर N का वैल्यू हमने 1 रखा तो H3 और OH हो जाएगा, अगर 2 रखा तो H5 और OH हो जाएगा। तो एल्काइल का आपको यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है, किसका फॉर्मूला है, अभी बताया मैं आपको, एल्काइल का फॉर्मूला है और पीछे हमने उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया है, OH लगा दिया है, तो वो क्या हो गया है आपका एल्डिहाइड हो गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, सॉरी एल्कोहल हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का। एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, सेम है, CnH2n+1 CHO। ओवरऑल अगर हम इसका निकालें क्या होगा, देखिए क्या होगा, है ना, CN, एक मिनट, है ना, H2n और O होगा। ठीक है, CnH2n एंड O। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होगा। अब C का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो क्या होगा, है ना, तो C का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो C हो गया 1। ठीक है, और H 2 होगा तो एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ आएगा और एक ऐसा हो जाएगा, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अगर C का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो क्या होगा, C 2 C हो जाएगा, तो एक तो CHO के साथ आएगा और एक C यहाँ पे है तो 2NC2H4, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। देख लीजिए आप फॉर्मूला, C का वैल्यू अगर हम लोग N का वैल्यू, जैसे इसी फॉर्मूला में N का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो C2H4O होगा।
अब इसको अगर हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तो CH3CHO होगा। देख लीजिए C2 है, यहाँ पे 2 है, H4 है, CH3 एंड H4 हो गया और O, तो एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका जनरल फॉर्मूला मिल रहा है ये है आपका एल्डिहाइड का। ठीक है जी, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n+1 CHO। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या है आपको समझ में आया होगा। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग होमोलॉगस सीरीज बनता है। इस फॉर्मूला से जितने भी एल्डिहाइड हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से जितने भी अल्कोहल हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग होता है, एमाइड का अलग होता है, सबके लिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। वो टाइम देख के आपको बता दिया जाएगा कि उसके लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो होमोलॉगस सीरीज जो है वो होगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा होमोलॉगस सीरीज होगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स करके आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के नेक्स्ट वीडियो में, कल तो नहीं बोल सकता, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और वो हाइब्रिडाइजेशन हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उन हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होगा हाइब्रिडाइजेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।